हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आपके बिहार बीपीएससी की प्रैक्टिस सेशन आपका करा रहे हैं विभिन्न विषयों पर। जिस भी विषय पर आपको तैयारी करनी है आप कर सकते हैं। जनरल हिंदी, जनरल हिस्ट्री, जनरल साइंस, ठीक है। तो आप किसी भी विषय की तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और फिलहाल हम यहाँ पे आप लोग के लिए बीपीएससी की जनरल हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और हमने अभी तक आपको बहुत सीरीज करा भी चुके हैं, आप उनको भी आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और देखिए क्या क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोग के लिए आज। सो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, पढ़ते हैं उसको। कि प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक कुछ वाक्यांश तथा मुहावरे के लिए सही शब्द का चयन करना है, ठीक है। सो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पे प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है ध्रुव स्वामिनी के लेखक? आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम है। सो ऑप्शन है सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या केशव दास। सो कौन है विनय पत्रिका के रचनाकार? क्वेश्चन को हमने पहले भी किया हुआ है, मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फ्रेंड्स रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये आईएमपी है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम तुलसीदास है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस, ठीक है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बताइए तो मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे और आंसर कीजिएगा। अमृतलाल नागर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से निर्देश दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक निम्नलिखित पदों के संधि विच्छेद को चुनना है आपका, ठीक है। आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक शब्द, उसका सही संधि विच्छेद कहाँ दिया आपको चुनना है। तो देखिए ऑप्शंस, पहला क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। चलिए आंसर कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं कि आपको कोई शब्द दे दिया जाता है, उसका आपको 4 ऑप्शंस में चारों संधि विच्छेद दिया होता है और सही संधि विच्छेद कौन सा है वो आपको छांटना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है इसके लिए। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका उल्लेख वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल नोट कीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन है अत्य प्लस आचार, अति प्लस चार, अत्या प्लस चार या अति प्लस आचार। चलिए यह भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, पूरी इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी का सब्जेक्ट है उस हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल अति प्लस आचार होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक मात्रा का अंतर है, ठीक है। चलिए आंसर कीजिएगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए और सी बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बस एक ही मात्रा का अंतर है। वैसे ही ऑप्शन बी और डी भी सेम है, बस एक मात्रा का अंतर है। तो कन्फ्यूजन यही क्रिएट होता है
है ना। आपको सही आंसर पता होते हुए भी आप कंफ्यूज होते हैं, यही पे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लिया सभी ने। दिख प्लस अंबर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, पावक का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शंस है प प्लस अक, पा प्लस आवक, पव प्लस अक या पाव प्लस अक। और यहाँ पे कौन सी संधि प्रयोग हुई है, कोई बता सकता है मुझे। यहाँ पे आयादी संधि का प्रयोग हुआ है, और संधि कौन सा है, मतलब संधि विच्छेद सही कौन सा है, यहाँ पे प प्लस अक है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके निर्देश दिए हुए हैं, पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न क्रमांक 8 से 12 शब्दों के समास बताना है आपको। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं और क्वेश्चन में इनका सही समास क्या इसमें है वो बताना है। देखिए पहला है बनवास, तो बनवास में कौन सा समास आपको दिख रहा है। ऑप्शंस है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा समास का प्रयोग हुआ है बनवास में। नोट कर लिया क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वनवास मतलब कि जो वन में वास करता है, वन में रहता है, तो यहाँ पे आंसर होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पंचवटी में समास बताइए। ऑप्शंस है द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लियर है, यहाँ पे आंसर दिख रहा है। पंचवटी 5 वटों का समूह है ना, तो ऑप्शन द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शंस है यहाँ पे बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। पीताम्बर, सो फ्रेंड्स आप लोग हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक, किसी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, पीताम्बर में कौन सा यहाँ पे समास लग रहा है, पीला है जिसका अंबर है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नरोत्तम में कौन सा समास प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शंस है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्यय भाव या कर्मधारय। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आजन्म में आपका क्या समास प्रयोग हुआ है। सो ऑप्शंस है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अव्यय भाव। आजन्म, चलिए क्वेश्चन को नोट करिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका। आजन्म में क्या समास प्रयोग हुआ है। बिल्कुल अव्यय भाव समास यहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, अव्यय भाव समास। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, जो आँख के समक्ष ना हो, तो ऑप्शंस है अनदेखा, परोक्ष, अपरोक्ष या अज्ञात। जो आँख के समक्ष ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आपका समास समाप्त हुआ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है ये 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर कीजिएगा। आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, अगर वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में हिंदी का सब्जेक्ट है,
तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की जो सिलेबस होता है, हिंदी इंग्लिश और विज्ञान का सिलेबस जो होता है वो हर एक एग्ज़ाम में डिक्टो सेम होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश का आप सभी के लिए आपका हो जाता है, क्योंकि हिंदी में सब जगह पर आपको वही पढ़ना है, वही समास, वही आपका विलोम, समानार्थी, संधि, विच्छेद, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, वही सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हिंदी की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो आँख के समक्ष ना हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 13, आँख के समक्ष ना हो बोल रहा है। ठीक है, परोक्ष हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अनदेखा नहीं होगा, अनदेखा मतलब कि आप देख के भी उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये तो आपकी समक्ष है ही नहीं ना, तो ये परोक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका क्या है, 14 नंबर, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, ऑप्शंस है जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, कालजयी या सर्वजयी। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, खैर आप लोग कोशिश कीजिए, फिर नहीं बनता तो हम आपको आंसर बताएंगे बिल्कुल। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 क्या है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऑप्शंस है अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस है, देख लीजिए ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। ये भी आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये प्रैक्टिस सेट है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको जनरल आइडिया भी होता है, प्लस आपका प्रैक्टिस तो होते ही रहता है। प्रैक्टिस बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचने समझने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना होता है, आंसर करना होता है। तो उसके लिए अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप झटपट आंसर कर सकते हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऐसा जिसका उपचार संभव ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपका क्या है, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, ऑप्शंस है पराश्रित, निराश्रित, अनाथ या अकिंचन। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नोट करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसे हम क्या कहेंगे? अनाथ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है, चांदी का जूता मारना, ये आपका मुहावरा आ गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन से जूते में चांदी रखकर मारना, रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना या जूते में चांदी लगा होना। तो ये क्या है? आपके मुहावरे वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम यहाँ पे आपके लिए मिश्रित मतलब कि मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको लेखक रचना वाले क्वेश्चंस भी दिखे होंगे, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद भी दिखा होगा, समास भी दिख गया होगा, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिखा है। अब हम यहाँ पे आपको मुहावरे वाले क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस कराएंगे। तो चांदी का जूता मारना, इसका अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिश्वत देना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, कान का कच्चा होना। इसका ऑप्शंस है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना या कान का कमज़ोर होना। तो कान का कच्चा होना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके और हमारे बीच में तालमेल होते रहना चाहिए। तालमेल होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको किस जगह पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपको समस्या है, और तभी हम आपका उसका समाधान कर पाएंगे।
तो चलिए, कान का कच्चा होना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सुनी बात पर विश्वास करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन, 19-20 होना। सो ऑप्शन है बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या भाग जाना। 19-20 होना। देखिए भाग जाना किसको बोलते हैं? 9-2-11 होना को भाग जाना बोलते हैं, है ना। तो आप ऑप्शन डी को तो पहले ही काट दो। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 19-20 होना। नोट करेंगे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा बहुत कम अंतर होना। बोलते हैं ना 19-20 का अंतर है, तो ये वही है कि बहुत कम अंतर जहाँ होता है वहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग होता है कि 19-20 होना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो ऐसा हथियार जिसको आप फेंक कर चलाते हैं, है ना। जैसे बंदूक आप फेंकते नहीं हो, उसको आप हाथ में रख कर ही उसको आप शूट करते हो, है ना, तो उसको आप फेंकते नहीं हो। लेकिन जैसे भाला हो गया, भाला को हम फेंक कर मारते हैं ना। तो ये आपका फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है अस्त्र, शस्त्र, भाला या गुलेल। चलिए, अब कोई भाला को आंसर नहीं करेंगे। हाँ, भाला को फेंक कर मारते हैं, लेकिन अब भाला अकेला थोड़ी है जिसको फेंक कर मारते हैं। ऐसे बहुत सारे और हथियार हैं जिनको फेंक कर हम यूज़ करते हैं। तो केवल भाला तो नहीं होगा। भाला है लेकिन केवल भाला तो नहीं होगा ना। तो उन सभी हथियारों को एक नाम दिया गया है जिसको हम फेंक कर मारते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे क्लास अटेंड करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।